जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह प्रैक्टिस सेट जो है यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो 21/12 2017 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो साथी इसमें जो हमारा है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कैसे कि साथी जहाँ पे कोई कुछ ये सब क्या एक अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है इसका। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। साथी जो कुल्लुई भाषा है ना, इसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, बाकी फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मनी के लिए होता है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साथियों, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों के उचित जोड़े नहीं है, मतलब विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। देखिए, शुक्ल का कृष्ण होता है, आगे का विज्ञ होता है और बर्बर का सभ्य भी होता है, लेकिन अपाच्य का जो है कुपाच्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो इसका साथियों सही अर्थ होगा तलवार का खेत हरा नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ये तो बिल्कुल गलत है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये भी उतना उचित नहीं है। बेफजूल मत झगड़ो, ये भी सही नहीं है। लेकिन कह रहा है मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, कितनी है, अनेक पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि अर्थालंकार का एक प्रकार है, कौन सा है। तो अतिशयोक्ति जो होता है साथियों ना, ये अर्थालंकार का एक प्रकार होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार, ये सब हमारे शब्दालंकार के भेद होते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति किसका भेद है, अर्थालंकार का एक भेद है। अगर हम बात करें साथियों अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये समझिए कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार फिर पूछे तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। राइट, देखिए अगर हम बात करें अतिशयोक्ति अलंकार की, तो अतिशयोक्ति अलंकार किसका पार्ट है, अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, इसमें क्या कहना क्या चाहता है कि इसमें ये कहना चाहता है कि हनुमान की पूछ में भी आग भी नहीं लगी है और तब तक पूरी लंका जल गई और जितने राक्षस थे सब भाग गए वहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो साथियों देखिए अनुप्रास जो अलंकार होता है, ठीक है, यह एक शब्दालंकार का भेद है। अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ण, ठीक, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। जैसे अगर हम बात करें कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल नभ में है, तो चौचे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है साथियों। तो ये हमारा किस अलंकार का भेद है, ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। ठीक है, बाकी श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात अर्थालंकार का कौन सा प्रकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष किसके हैं, शब्द अलंकार के भेद है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ध्वंस शब्द का विलोम क्या है। तो ध्वंस का होता है साथियों निर्माण। ठीक है, ध्वंस का विलोम क्या होता है, निर्माण। जैसे हम बात करें स्तुति का विलोम क्या होता है, निंद होता है। विध्वंस का सृजन होता है। देखिए यहाँ दिया है ध्वंस, तो ध्वंस का विलोम निर्माण होगा, लेकिन विध्वंस का सृजन होगा ना। हम बात करें प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक का साथियों क्या होता है, कृत्रिम होता है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साथियों कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से, ध्यान दीजिएगा वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों जहाँ पे वर्णों का मेल होगा तो संधि कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वर्णों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने बताया साथियों संधि के बारे में कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो सर्वदा जो एक वचन रहने वाला शब्द है ना साथियों, वो है जनता। ठीक है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अच्छा अगर पूछ दे कि अगर बात करें इसे एक वचन से अगर बहुवचन हम बनाते हैं तो वधु, ठीक है, जो वधु दिया है तो वधु का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, वधु ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये साथियों क्या हमने बताया था आपको कि जब उकारांत वाले शब्द होते हैं, ठीक है, तो इनके जब बनता है तो वहाँ पे ए आ जाता है। ठीक है, तो वधु का हो जाएगा वधुएं, और उस जो दिया है ना उसका बहुवचन क्या होगा, उन हो जाएगा ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
कह रहा है खाली स्थान, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो सीधी सी बात है, वर्षा हुई, यही तो साथियों सामान्य हमारा भूतकाल है, लेकिन शायद वर्षा होगी, ये तो सामान्य भूतकाल है नहीं। वर्षा अभी अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो ये साथियों तीनों क्या है, असंगत, अर्थात ये गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात वर्षा हुई, ये क्या है, सामान्य भूतकाल का एक उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ठीक है, यमुना शब्द के लिए तो देखिए साथियों, अगर बात करें इसकी हम, देखिए कालिंदी होता है, आप तो सुने ही है, ठीक है, कालिंदी होता है, कृष्णा और सूर्य सूता। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है पहले में कालिंदी, हाँ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तटनी तरंगिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। अम्बुद भी नहीं होता है, कृष्णा सूर्य सूता तटनी, देखिए अगर इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अगर हम बात करें यमुना का जो समानार्थी कहें या पर्यायवाची शब्द कह लें तो कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सूता, ये सब किसके समानार्थी शब्द है, यमुना के समानार्थी शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, खाली स्थान दिया है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से किस शब्द किसका निर्माण किया जाता है, भाववाचक संज्ञा का, कि पुल्लिंग शब्द का, कि वचन का, कि कारक का, राइट। चलिए, तो साथियों हम किसका निर्माण करते हैं, हम निर्माण करते हैं भाववाचक संज्ञा का, राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है दीप जले शंख बजे, ठीक है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो यह साथियों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की, किसकी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रेखा चित्र विधा से संबंधित रचना है। फिर अगर हम बात करें, कह रहा है दुलाई वाली, ठीक है, दुलाई वाली, फिर बंग महिला, ये राजेंद्र बाला घोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। ठीक है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो ये था साथियों 14 सितंबर 1949 को। इसमें कुछ तो समझना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। हम बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है टिड्डी शब्द का बहुवचन बता दीजिए। ठीक है, तो टिड्डी का जो साथी होता है बहुवचन ना, टिड्डी दल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। ठीक है, हमने बताया साथियों कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका हम एक वचन से अगर बहुवचन निर्माण करते हैं तो कहीं गढ़, वृंद, दल, ठीक है, इत्यादि सब लगाकर हम एक वचन से बहुवचन निर्माण करते हैं। तो टिड्डी का साथियों क्या होगा, टिड्डी दल होता है ना बहुवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं अर्थात पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चिल्का झील, ठीक है, हमने साथियों बताए थे जो हमारे झील से होते हैं हमारे स्त्रीलिंग वाले होते हैं। ठीक है, सब्जी, फिर उसके बात करें भाषा और बोली लिपि, हमने साथियों बताया था कि किस में स्त्रीलिंग में जाते हैं। लेकिन अगर बात करें अन्नास की, तो अन्नास हमारा क्या है साथियों, ये पुल्लिंग है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही आता है। चिल्का झील, सब्जी और बुंदेली ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। उसके बाद अन्नास क्या है साथियों, हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा रचना के आधार पर वाक्य, खाली स्थान और खाली स्थान वाक्य के भेद हैं। तो देखिए रचना के आधार पर हम बात करें तो वाक्य में संयुक्त और, ठीक है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। देखिए लहू, शोणित और रुधिर ये सब किसके साथियों, रक्त के समानार्थी शब्द है। लेकिन रिपु जो है साथियों ये रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है ना। तो कह रहा दिए गए विकल्पों में रिपु रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं प्रकट करता। शेष जो है रक्त के समानार्थी शब्द जैसे लहू, रुधिर और शोणित। ठीक है, रिपु जो है ये साथियों शत्रु का समानार्थी शब्द होता है। किसका होता है, शत्रु का होता है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है, मतलब से मुहावरा पहचानना है। नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, ठीक है, बल्ब तते अंधेरा, सॉरी साथियों ये बल्ब तले अंधेरा होगा ना, ये गलत दिया है यहाँ पे। कंगाली में चावल गीला, ये भी गलत है साथियों। देखिए कंगाली में आटा गीला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। बल्ब तते अंधेरा ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि बल्ब तले अंधेरा होगा यहाँ पे। नाम बड़े और कथन छोटे ये भी सही नहीं है, अर्थात पत्थर की लकीर होना नहीं कहते, पत्थर की लकीर होना एक मुहावरा है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है ना। देखिए, अगर बात करें अन्य शब्दों की, तो कह रहा है नाम बड़े और कथन छोटे, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे हो, ठीक है। बल्ब तते अंधेरा, इसका शुद्ध होगा साथियों इसका कि चिराग तले अंधेरा। हमने बोला था ना कि तते नहीं होगा, तले होगा यहाँ पे। नाम बड़े और कथन छोटे नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है, ठीक है। फिर कंगाली में चावल गीला नहीं साथी, तो बिल्कुल गलत है। इसका सही जो शुद्ध रूप होगा कंगाली में आटा गीला ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का साथियों बेलो होगा कि बेले होगा कि बेलों होगा कि बेला होगा। इसमें जो साथियों शुद्ध होगा ना होगा बेले, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं गद्यांश की। 21 से 23 तक जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं साथियों ये गद्यांश से दिए गए हैं, ठीक है। तो अब गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर देंगे। देखिए, गद्यांश क्या कह रहा है। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है। जो कायर होता है ना, ये विपत्ति से डरकर अपने पांव को क्या करता है, मार्ग से पीछे खींच लेता है। लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं है, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाले विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अड़िग खड़े रहते हैं। कौन? वीर पुरुष, ठीक है। फिर वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं, ठीक। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में न तो कभी उफ करते हैं और न ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर क्या करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। कौन लोग? अच्छा, इसमें पूछा साथियों कि साथियों इसमें पूछा है भाग्य का काल पहचानना है कि सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है कि पूर्ण भूतकाल है कि सामान्य वर्तमान काल है। तो कह रहा है वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। तो साथियों हमने क्या बताया था, जो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है इसके पहचान हमने क्या बताई थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है ना, तो बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इसी साथियों हमारा क्या, ये हमारा सामान्य भूतकाल है, ठीक है। क्या है, रखते हैं, सॉरी साथियों, ये हमारा जो होगा सामान्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। क्योंकि ये ते हैं ना, यहाँ पे रखता है, ती है, ते, ये सब हमारे वर्तमान काल की पहचान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, ठीक है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इसमें कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर का कत्री तो होगा नहीं, बलवती भी नहीं होगा, सम्राज्ञी वीरांगना होगा साथियों। वीर का क्या होगा, वीरांगना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कर्तृ का होता है कर्ता। कर्तृ तो साथियों हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग कर्ता होता है। सम्राज्ञी इसका सम्राट होता है और बलवान का बलवती होता है साथियों। तो बलवान क्या हमारा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बलवती होता है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा अडिग, ठीक, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग में साथियों क्या अपना उपसर्ग है, ठीक है। अडिग का अगर आप तोड़ेंगे तो अ प्लस डिग मिलेगा, तो यहाँ पे उपसर्ग हमारा हुआ ना, तो अडिग हो गया हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा है खाली स्थान, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, मतलब एक भेद नहीं है, बाकी तीन तो होंगी। तो देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये तो साथियों यमक अलंकार का भेद है। क्योंकि देखिए बेर, एक बेर का मतलब क्या होता है, बार होता है ना, और एक बेर का मतलब साथियों यहाँ पे खाने वाला फल होता है। तो यहाँ पे साथियों यमक अलंकार में क्या होगा कि एक ही शब्द 2 बार आएगा और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। एक शब्द कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, या 2 से अधिक बार भी आए, लेकिन इनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये हमारा यमक अलंकार। तो साथियों ये तो यमक अलंकार है हमारा। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है। तो यहाँ साथियों देखिए मन का आया ना 2 बार, ठीक, तो ये भी हमारा यमक अलंकार का भेद है। फिर खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल आया 2 बार, तो ये भी हमारा यमक अलंकार का भेद है। लेकिन कह रहा सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, तो ये साथियों किसका हमारा यमक अलंकार का भेद नहीं है, ठीक है। तो सूरज है जग का बुझा बुझा में यमक अलंकार नहीं है, अपितु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और शेष सभी विकल्पों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही हमने यमक अलंकार में क्या बताया कि एक ही शब्द 2 बार आया या 2 से अधिक बार आया, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है पारा पारा न उतरा, इस मुहावरे का उचित अर्थ बता दीजिए। तो अशांत होना, ठीक है। पारा न उतरा मतलब अशांत होना, ऑप्शन नंबर सी सही है ना।
बात करते साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों स्वरों की संख्या तो हमारी 11 होती है, ठीक है। अंग और अ जो हमारे क्या अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इनको छुड़ा के बाकी जितने हमारे सब होते हैं क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करें अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ये तो हमारे क्या है? स्वर हो गए। लेकिन जो हमारे अंग और अ होते हैं जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, इन्हें हम स्वरों में काउंट नहीं करते। तो पूछे स्वरों की कुल संख्या अगर पूछे, ठीक है, स्वरों की कुल संख्या तब तो उनको काउंट कर लेंगे, 13 हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, सिर्फ संख्या पूछे, ठीक है, तो हमारी 11 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संभास से आशय है। संभास से आशय क्या है साथियों? मिलकर दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, ठीक है, कौन सा जो इसमें लिखा गया वो सही है? मृत्युदंड कि मृत्युदंड, ये तो बिल्कुल नहीं होता है साथियों। और मृत्युदंड तो इस पे साथियों यह पे क्या होता है? छोटाऊ की मात्रा होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर यहाँ भी साथियों मृत्युदंड में वही लिखा है तो गलत है, अर्थात मृत्युदंड हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो यानी यह होता है जिसमें यह पे छोटाऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। खाली स्थानीय पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। साथियों अनुप्रास अलंकार में हमने क्या बताया था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए साथियों दे रहा है देखी फूल सी बच्ची, नहीं साथियों ये तो अनुप्रास अलंकार का भेद है नहीं। नवजीवन दो घनश्याम हमें, ये भी नहीं क्योंकि एक वर्ड की आवृत्ति बार बार यहाँ हो नहीं रही है। चरण कमल बंधु हरिराई, ये भी नहीं है। लेकिन तरणी तनुजा तट तमाल तरुआ बहु छाए, ठीक है, तत्व वर्ण की आवृत्ति साथियों यहाँ पे बार बार हो रही है, इसलिए हमारा क्या यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अर्थात 29 का क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है ना। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा ओह खाली स्थान बहुत कठिन समय आया। इसमें साथियों क्या आएगा? जो हमारे ये शब्द होते हैं ना, क्या इनको बोलते हैं हम? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा इसमें? तो इसमें जो साथियों हमारा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ही आएगा, ठीक है। क्यों? ओह एक विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, फिर बहुत कठिन समय आ गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या विराम चिन्ह है, ठीक है। तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक वाला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? नहीं है मतलब एक नहीं है, बाकी तीन तो होंगे, ठीक है। देखिए वागेश्वरी, शारदा और श्री, ये सब क्या है? सरस्वती के समानार्थी शब्द है। लेकिन जो सुधी है ना, ये सुधी साथियों ये सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। कह रहा है जब कोई वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है साथियों? पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, अर्थात वाक्य का अंश होता है, उसको हम वाक्यांश कहते हैं ना। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसको हम मुहावरा ही कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है वर्ण शब्द, शब्द के बाद क्या आएगा? और ठीक है उसके बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद क्या आता है, ठीक है। कह रहा है साथियों कि वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, ठीक है, वर्ण है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, ठीक है। अब शब्दों से मिलकर क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा, और पद से मिलकर वाक्य बनेगा, ठीक है, वाक्यांश बनेगा, और वाक्यांश से मिलकर साथियों वाक्य बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हुआ इस हिसाब से। मतलब वर्ण है साथियों, वर्णों के मेल से हमारे शब्द का निर्माण होता है, और शब्द के मेल से हमारा पद का निर्माण होता है। जब बहुत सारे शब्द मिलेंगे पद का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पद मिलकर एक वाक्यांश का निर्माण करते हैं। वाक्यांश बता साथियों ये पूरा वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक हिस्सा होता है, और बहुत सारे वाक्यांश मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण खाली स्थान को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जानते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। बिना दीवारों का घर, ठीक है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की आकृति किस विधा पर आधारित है? तो ये साथी उपन्यास है, ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है ना। कंक्लूजन में कह रहा है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध नाटक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी, त्रिशंकु, यही सच है, अकेली, महाभोग, ठीक है, महाभोज, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। किनकी रचनाएं हैं साथियों? ये हमारे मन्नू भंडारी जी की है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है हिसाब से? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है साथियों, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है मतलब एक नहीं है, बाकी सब तो होंगे। देखिए कह रहा है 50 गज जमीन। साथियों परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी वस्तु को हम माप तोल सकते हैं ना। ठीक है, तो 50 गज जमीन, जमीन को साथियों माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण तो है। 10 लीटर पानी, पानी को भी साथियों 10 लीटर क्या किए, पानी को हम माप तोल के लाते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक है। 2 किलो सेब साथियों, इसको भी हम माप तोल के लाते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये भी है। लेकिन अगर अनगिनत तारे, तो साथियों ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। ठीक है, भीरू, तो भीरू जो भीरू होता है साथियों, इसे कायर को कहते हैं। ठीक है, भीरू क्या होता है, कायर को कहते हैं ना। कह रहा निम्न शब्दों में समानार्थी भीरू का क्या है, तो भीरू का समानार्थी जो होता है साथियों वो कायर होता है। ठीक है, वीर विजय पुरुष ये सब क्या है, कायर के समानार्थी नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। वीर का साथियों का समानार्थी पूछे तो बहादुर को ही वीर कहते हैं, विजय जीत को कहते हैं और पुरुष आदमी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों जो है साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो पहली बात यह है कि कह रहा है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह, तो रेहन पर रघु किसकी कृति है, काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए जो सम्मान दिया गया था वो साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। कंक्लूजन कह रहा है इसका, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए सन 2011 में, किसमें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है तुलसी, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है साथियों, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। ठीक है, इसमें साथियों हमारा रूपक अलंकार है ना। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों ही साथ में वर्णित है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा हुआ, रूपक अलंकार हुआ, राइट।